नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम NCERT का ज्योग्राफी का पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पार्ट है आपकी छठी क्लास से लिया गया है और आज की वीडियो आपके CTET एग्ज़ाम, PS टेट एग्ज़ाम और कुछ हद तक मास्टर कार्डर के एग्ज़ाम से भी संबंधित है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं टॉपिक से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम सौरमंडल से संबंधित पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगी, तो आपने इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लेसन किताब में से पढ़ने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगी बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बेसिक तरीके से समझ लेंगे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि कल हम ऐसी वीडियोस बनाएं तो आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसको कहेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। पृथ्वी पर ही तो हम रह रहे हैं, और पृथ्वी के बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और आपने इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हम जितने भी यहाँ पर टर्म्स पढ़ेंगे उनको हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम तो अंग्रेजी की किताब से पढ़ रहे हैं। सो आपने इस बात की चिंता तो करनी नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर टर्म्स आने वाली हैं इसका मैंने हिंदी में भी अनुवाद लिख दिया है, और मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूँगा कि इस स्पेसिफिक टर्म को हम इंग्लिश में कहते क्या हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ को हम पृथ्वी कहते हैं, सोलर सिस्टम को हम सौरमंडल कहते हैं। सूरज परिवार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारे पास धरती में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको नदियाँ देखने को मिलती हैं, आकाश देखने को मिलता है जिसमें टिमटिमाते हुए तारे भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह काफ़ी सारी जो भूगोलिक कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हमारे इस सौरमंडल में या फिर हमारी धरती पर होती हैं। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझेंगे, पर आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी हम आकाश में देखते हैं तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? सूरज देखने को मिलता है, सूर्य देखने को मिलता है, और सारी जो चीज़ें हैं उसी से पॉसिबल हो पाती हैं। क्योंकि अगर हम सूरज की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे सूरज से, सन से कितने सारे काम होते हैं। अगर हम इसी तरह और भी बात करें कि आपको आकाश में टिमटिमाते हुए तारे भी देखने को मिलते हैं, कई बार आपको चंद्रमा भी देखने को मिलता है, कभी कभार आपको छोटा चंद्रमा देखने को मिलता है, कभी कभार आपको पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है, कभी कभार ऐसा भी दिन आता है कि बिल्कुल ही जो चंद्रमा है वो दिखता ही नहीं है। सो जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, हम चंद्रमा से ही शुरुआत करेंगे कि जब हम बात करते हैं चंद्रमा की तो कभी कभार आपको पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है, कभी कभार आपको पूरा चंद्रमा देखने को नहीं मिलता। सो जब आपको पूरा चंद्रमा देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर हम बात करें चंद्रमा की, अगर आपको पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है तो हम उसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में फुल मून का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फुल मून का हम उसको नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम मान लीजिए आपको चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, और चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि चंद्रमा की खुद की लाइट तो होती नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक चंद्रमा है, लाल रंग का चंद्रमा होता तो नहीं है, पर मैं चलो लाल मार्कर से बना रहा हूँ तो आपको लाल रंग का ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये चंद्रमा है। अब जैसे कि सूरज की जो रोशनी है, जब सूरज की रोशनी इस चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट करती है, इस चंद्रमा पर पड़ती है, तो वही रोशनी हमें दिखाई देती है। तो हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा तो चमक रहा है, मतलब कि इसकी खुद की रोशनी नहीं है चंद्रमा की। और चंद्रमा जैसे जैसे हमारी जो अर्थ है वो उसकी पोजीशन चेंज होती है, चंद्रमा की भी पोजीशन चेंज होती है, जिसके कारण ये जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो रोशनी होती है वो कम होगी, या फिर कह सकते हैं कि हम एक टाइम पर पूरा जो चंद्रमा है वो देख नहीं सकते, जिसके कारण हमें लगता है कि आज चंद्रमा
थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आज हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए हम कह देते हैं कि जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है तो हम इसको पूर्णिमा कह देते हैं, और जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता हम उसको क्या कहते हैं, अमावस्या, या फिर हम उसको न्यू मून का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यू मून का नाम देते हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे हमारे इस अंतरिक्ष में काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सूरज, सन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको चंद्रमा भी देखने को मिलेगा, उसके बाद आप जितनी भी चमकती हुई चीज़ें देखते हो, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीज़ों को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। खगोलीय पिंड हम इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। इन टर्म्स पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ की हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं। और ये किस चीज़ से बनी होती हैं? गैस से बनी होती हैं। इनके पास खुद की गर्मी होती है, खुद की लाइट भी होती है। जैसे कि स्टार्स भी अगर हम बात करें, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात की है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ की या फिर सभी खगोलीय पिंडों की रोशनी होगी। कुछ की बात की जा रही है कि कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। जैसे हमारे सूर्य की बात ही कर लो, हमारे सन की बात कर लो, तो इसके पास खुद की गर्मी है, खुद की हीट है, पर फिर भी हमें जो गर्मी है सूरज की नहीं लगती। मतलब लगती है पर इतनी ज़्यादा हीट हमें फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूरज हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, और जो सूरज है, सूर्य है, ये भी एक तरह का तारा है। और हमारे आकाश में बहुत सारे जो तारे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, पर हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दूरी है हमसे वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशंस होते क्या हैं? कई बार आपने आकाश में देखा होगा कि कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में भी एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको 7 तारों का एक समूह देखने को मिल रहा है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे जो पैटर्न हैं वो देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर और बिग बियर, इसी तरह के कुछ नक्षत्र मंडल आपको देखने को मिलते हैं। सप्तऋषि की हमने बात कही है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। और एक आपको ध्रुव तारा भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको ध्रुव तारा देखने को मिल रहा है जहाँ पर नॉर्थ स्टार लिखा हुआ है। और ये जो नॉर्थ स्टार है वो आपको उत्तर की जो दिशा है उसके बारे में भी बताएगा। पहले के समय में मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आती थी कि हम इस दिशा में जाना है तो हम कैसे जाएं, तो वो इस तारों की मदद भी लिया करते थे। आपको यहाँ पर 7 तारों का समूह देखने को मिल रहा है, बट इसमें ये जो 2 तारे हैं ना, अगर हम इसमें एक इमेजिनरी लाइन बनाएं तो हम इस हिसाब से, इस तरीके से हम जो उत्तर की जो दिशा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आप पुराने लोगों को पूछोगे तो वो इन तरह के तरीक़ों का जो इस्तेमाल है वो किया करते थे। किन चीज़ों के लिए? दिशा को पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए। सो इस तरह हमने बात की ध्रुव तारे की। इसी तरह हम बात करते हैं कि कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, कुछ और भी खगोलीय पिंड होते हैं, किसमें? अंतरिक्ष में, जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती, और उनको हम कहते क्या हैं? उनको हम ग्रह कह देते हैं। जैसे कि ग्रह भी आपको 8 तरह के देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि आपको कितने तरह के जो ग्रह हैं वो देखने को मिलते हैं, हिंदी में नाम क्या है उनका और इंग्लिश में नाम क्या है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। और ये जो प्लैनेट वर्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रह की, जो प्लैनेट वर्ड है, ग्रह है, ये प्लैनेटरी जो शब्द है इस शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स अगर हम वैसे बात करें, वेंडर का क्या मतलब होता है? घूमना। सो घूमने वाले, इसमें इनका बताया गया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से ही प्लैनेट शब्द बना है। और इस तरह जो मून है, अगर हम बात करें, हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? एक उपग्रह है, धरती का उपग्रह है। ठीक है, सो मतलब कि ये जो चंद्रमा है ये अपने अक्ष पर तो घूमता ही है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि चंद्रमा कभी कभार हमें पूरा दिखाई देता है, कभी कभार आधा दिखाई देता है। बट जब हम बात करते हैं कि पूरा आधा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपने अक्ष के पर घूमने के साथ साथ हमारे धरती के भी चक्कर लगाता है। अगर धरती पर चक्कर लगाएगा तो कभी कभार हमें उसकी थोड़ी सी रोशनी दिखेगी, कभी कभार ज़्यादा रोशनी देखने को मिलेगी,
क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो सीधा चंद्रमा पर पड़ती हैं, तब जाकर हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो ये बात हमने कर ली थी थोड़ी बहुत चंद्रमा की। अब हम एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि हमने बात की थी कितने प्लैनेट्स की, 8 प्लैनेट्स की बात की थी। अभी हम 8 प्लैनेट्स को मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। इसमें से जो 3 प्लैनेट्स हैं कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके पास रिंग्स होती हैं। रिंग्स क्या होती हैं, रिंग्स की अगर हम बात करें तो जो रिंग्स होती हैं वो होती हैं कि उसके आसपास आपको छल्ले देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं वो, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। एक बार मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। जुपिटर को हम बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को हम शनि कहते हैं, यूरेनस को हम अरुण कहते हैं। मतलब इनके आसपास आपको जो छल्ले हैं वो देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, छल्ले या फिर रिंग्स देखने को मिलेंगे। कई बार एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनमें आपको रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये रिंग्स बनी किस चीज़ की होती हैं, ये रिंग्स आपको छोटा छोटा जो मलबे जो होते हैं, जैसे कि उसमें चट्टानें भी हो सकती हैं छोटी मोटी, उन चीज़ों से बनी होती हैं जो इनके आसपास जो रिंग बनी होती है। अब हम बात करने वाले हैं सौरमंडल की। किसकी बात करने वाले हैं, सौरमंडल की। सौरमंडल में अभी हमने बात की थी कि आपको 8 जो प्लैनेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सीरियल वाइज मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ये नहीं भूल पाओगे कि जो प्लैनेट्स हैं सीरियल वाइज कैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको सन देखने को मिल रहा है ना, सन, तो इसके आसपास जो आपको ग्रह देखने को मिलते हैं सीरियल वाइज, सबसे पहले जो ग्रह देखने को मिलता है उसका नाम है मरकरी, बुध। दूसरे नंबर पर वीनस, जिसको हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। तीसरे नंबर पर है अर्थ, पृथ्वी। चौथे नंबर पर है मार्स, मंगल। उसके बाद आपको 5वें नंबर पर देखने को मिलता है जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सैटर्न, शनि। उसके बाद यूरेनस, अरुण। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेपच्यून, जिसको हम कहते हैं वरुण। और जो हमारा जो सूरज है, हमारा जो सूर्य है, सन है, ये सारे ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे कि अपने अक्ष पर भी घूमेंगे, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये पृथ्वी के पृथ्वी नहीं, हमारे जो सूरज है, हमारा सूर्य है, उसके आसपास भी चक्कर लगाते हैं। खुद के अक्ष पर भी घूमेंगे, खुद के अक्ष पर घूमते घूमते क्या करेंगे, ये सूरज के आसपास भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके 4 चुफेरे क्या करते हैं, घूमते हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं। और आप इनको याद कैसे कर सकते हो, आप इनको MVEM जे सन, MVEM जे सन, इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले M से मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और मार्स। उसके बाद आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, सीरियल वाइज की बात करें तो ये चारों जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ये चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं। बट जो लास्ट वाले जो ग्रह हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह किस चीज़ से बने हुए हैं, ये चारों ग्रह गैस से बने हुए ग्रह हैं। कौन से ग्रह गैस से बने हुए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और बात करते हैं कि MVEM, आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करोगे, MVEM जेसन, MVEM जेसन, तो आप इनको सीरियल वाइज याद कर पाओगे। क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, न्यूमोनिक्स जो भी बना हुआ है, इसी सीरियल वाइज से ही आपको जो ग्रह हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वाला ग्रह कौन सा है, मरकरी, बुध, फिर वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर उसके बाद आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सो आपको ये 8 जो ग्रह हैं इनकी हिंदी भी पता लगी होगी और इनकी जो इंग्लिश है वो भी पता लगी होगी। सीरियल वाइज भी आपको याद हो गए होंगे, तो आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और अगर हम और बात करें कि यहाँ पर आपको एस्ट्रॉयड्स एंड मीटेरियड्स भी देखने को मिलते हैं। क्या कुछ देखने को मिलता है आपको, एस्ट्रॉयड्स एंड मीटेरियड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हम हिंदी में अगर हम बात करें तो आपके सामने है, इसको हम कहते हैं जो हमारे मून के बाद अगर हम बात करें कि एस्ट्रॉयड्स को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मीटेरियड्स को हम उल्का पिंड कहते हैं। इनके बारे में पहले चर्चा करेंगे अभी, पर इसके पहले हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लैनेट्स में और कौन कौन सी जो आपको चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली भी देख लेते हैं जो सारे ग्रह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो सबसे पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं।
तो देखिए आपको सबसे पहले वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा देखने को मिल रहा है, मरकरी देखने को मिल रहा है। कौन सा प्लैनेट देखने को मिल रहा है, मरकरी। मरकरी को हम बुध कहते हैं, फिर विनस, फिर उसके बाद आपको अर्थ देखने को मिल रही होगी, फिर उसके बाद मार्स। उसके बाद आपको एक पट्टी देखने को मिल रही है वाइट वाइट सी, वाइट वाइट से जो आपको पट्टी देखने को मिल रही है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको छोटी मोटी जो चट्टानें हैं या फिर छोटे मोटे जो आपको गैसेस वगैरह होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये किन के बीच में है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये जो बेल्ट है ये देखने को मिलती है। कौन कौन से ग्रह के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इसके बारे में इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करें, यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाला ग्रह है वो आपको नेपच्यून देखने को मिलता है। और मरकरी की अगर हम बात करें, मरकरी खुद के अक्ष पर कितने दिन में घूमती है, मतलब कि अगर हम सूरज के चक्कर की बात करें कि अगर मरकरी, अगर हमारे पास जो आपके सामने जो सूरज देखने को मिल रहा है, अगर इसके आसपास चक्कर लगाना हो मरकरी को तो कितना समय लगेगा, उसको लगेगा 88 दिन। कितने लगेंगे, 88 डेज लग जाएंगे। कितने लगेंगे, 88 डेज। हम इसको अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह वीनस के बारे में भी आप देख सकते हैं, वीनस को यहाँ पर 255 दिन लग जाते हैं, धरती को यहाँ पर 365 दिन लगते हैं, मार्स को यहाँ पर कितने दिन लगते हैं, 687 डेज लग जाते हैं। इसी तरह जुपिटर को 11 साल 11 महीने 12 दिन लग जाते हैं। इसी तरह सैटर्न को कितना लगते हैं, 29 साल लग जाते हैं, यूरेनस को 84 साल लग जाते हैं और नेपच्यून को 164 साल सिर्फ और सिर्फ इस सूर्य का चक्कर लगाने में लग जाते हैं। तो आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि ये जो ग्रह हैं ये चक्कर लगाते हैं। और सबसे कम समय किसके लगता है, बुध ग्रह को लगता है सबसे कम समय, सिर्फ और सिर्फ 88 दिन। इसके बाद हम बात करते हैं, आपके सामने एक बार हम ओपन कर देते हैं इसको। हाँ, तो अब हमने ओपन कर लिया इसको। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सूर्य है इसके बारे में अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा सूर्य है, सूरज है, सारी एनर्जी का जो सोर्स है हमारे पूरे ब्रह्मांड में वो क्या है, वो है सूर्य। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य के पास एक पुलिंग फोर्स है, खिंचाव की कह सकते हैं कि एक बल है, जिसके कारण जो सारा सोलर सिस्टम है वो बांध के रखता है। आपने कभी ये सोचा है कि धरती अपने जगह पर ही रहती है, कभी ज़्यादा हिलजुल, वैसे तो बिल्कुल घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, फिर सूर्य के चक्कर भी लगाती है, पर फिर भी ये सारे एक कह सकते हैं कि एक बेल्ट में बंधे हुए हैं या फिर ऑर्बिट में बंधे हुए हैं। क्यों, सूर्य की पुलिंग फोर्स के कारण। और अगर हम सूर्य की बात कर ही रहे हैं तो सूर्य काफ़ी सारी गैसेस जो हैं, आपको गरम गरम जो गैसेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और इसी तरह जो हमारा सूर्य है ये 150 मिलियन कह सकते हैं किलोमीटर दूर है हमारी धरती से। इसका क्या मतलब हुआ, लगभग 15 करोड़, 1 मिलियन में वैसे 10 लाख होते हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी धरती से क्या, सूर्य। तभी तो हम कहते हैं ना कि इतना दूर होने के बाद भी थोड़ी बहुत आपको गर्मी महसूस हो पाती है, क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि जो सूर्य होगा वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। अब हम बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की, सूर्य परिवार की, तो इसमें जो सोल वर्ड है, जो आपको सोल वर्ड देखने को मिल रहा है, सोल वर्ड का रोमन मैथोलॉजी में मतलब होता है सूर्य देवता। क्या मतलब होता है, सन गॉड, सूर्य देवता इसका मतलब होता है। आपने इस बात को याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो आप कम से कम इस बात को याद कर पाओगे। बिल्कुल ये क्लास तो 6वीं क्लास की किताब है, 6ठी क्लास की किताब है, पर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं ग्रह की, प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स में हमने बात की थी कि आपको यहाँ पर कितने ग्रह देखने को मिलते हैं, 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें ज्योग्राफी शब्द की, ज्योग्राफी शब्द तो खुद इंग्लिश का शब्द है, पर इसका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, ग्रीक शब्द से हुआ है। और अगर हम ग्रीक शब्द की बात करें तो ये क्या वर्ड बना, ये बना जी। अब हम GEO इसके साथ लगा देंगे, वैसे चलो GE है, इसके साथ हम अगर हम लॉजी लगा लेंगे तो इसका मतलब है कि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं,
जियोलॉजी का क्या मतलब होता है कि धरती की स्टडी करना, हमारी पृथ्वी की स्टडी करना। इसी के साथ अगर हम मैट्री लगा देते हैं तो मतलब हम इसकी मेजरमेंट की स्टडी वगैरह कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम ऑयड लगा देते हैं तो हम इसकी धरती के आकार के बारे में हम देख रहे हैं। तो इस बात को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि हमारे एक एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो की भी खोज की थी। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था कि जो चंद्रमा है और जो प्लैनेट्स हैं हमारे, जो हमारे ग्रह हैं, इनकी खुद की रोशनी नहीं होती। अभी हमने 8 ग्रह मैंने आपको दिखाया भी था और आपको टेबल की मदद से भी बताया। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो मरकरी जो सबसे पहला ग्रह है, जो सबसे पास वाला ग्रह है सूर्य के, इसको सिर्फ 88 दिन लगते हैं क्या करने में, सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में। इसी तरह अगर हम वीनस की बात करें, जिसको क्या कहा जाता है, वीनस जो ग्रह है इसको धरती का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, अर्थ का ट्विन है, वो किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। काफ़ी टाइम पहले 2006 से पहले प्लूटो नाम का भी एक ग्रह हुआ करता था, पर अब आज उसको ग्रह की लिस्ट में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो फॉलो किया जाए किसी ग्रह के द्वारा तभी उसको माना जाता है कि ये ग्रह है। बट प्लूटो उनमें से कुछ बातों को फॉलो नहीं करता, जैसे कि इसका खुद का पाथ भी नहीं है, जिसलिए हम कह सकते हैं कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है। और ये जो डिसीज़न है ये अगस्त 2006 में लिया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। ठीक है, मतलब इसके बाद प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता था। अब हम बात करते हैं अपने पृथ्वी की। किसकी बात करने वाले हैं? पृथ्वी की बात करने वाले हैं कि जो पृथ्वी है हमारा तीसरा प्लैनेट है, किसका? सूर्य परिवार का। और ये अगर हम साइज़ की बात करें, कि अगर हम साइज़ की बात करें, आकार की बात करें, तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिलेगा। और इसकी एक विशेषता है, ये इसकी जो शेप है वो क्या है, सर्कल नहीं है, वो जियोइड शेप है। मतलब कि ये जो पोल्स है ना, आपको यहाँ से आपको चपटी देखने को मिलती है जो हमारी धरती है, तो इसको हम जियोइड शेप कहते हैं या फिर भू आभ कहते हैं हिंदी में। अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह की अगर हम बात करें, उपग्रह की तो बात करेंगे ही। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी लाइट है, जो सूर्य की जो रोशनी है, उसकी स्पीड क्या होती है। उसकी स्पीड आपको 3 लाख आप देख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर देखने को इसकी स्पीड मिलती है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की। किसकी बात करेंगे? चंद्रमा की हम बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर जो चंद्रमा है हमारे धरती पर, वो सिर्फ आपको एक ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जो हमारा है, इसको अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो ये हमारी धरती से ये कितना दूर है, ये हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारे से, ये जो चंद्रमा आपको देखने को मिल रहा है। और इस चंद्रमा पर कोई गया भी होगा शायद सबसे पहले। वो कौन व्यक्ति थे? उन व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। सबसे पहले वो चंद्रमा पर गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। आपने याद कर लेना है, 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा सबसे पहले जो पैर रखा गया था चंद्रमा पर, वो रखा गया था। और चंद्रमा हमारी धरती से कितना ज़्यादा दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर हमारे से ये जो चंद्रमा है वो दूर है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है, अब ये तो आपको पता है कि जो हमारी धरती है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो सूर्य है उसके आसपास भी चक्कर लगाती है। अब जैसे कि जब वो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कि मैं अब यहाँ बैठा बैठा ही घूम जाऊँ, ऐसा अगर धरती घूमेगी तो इसे दिन रात बनते हैं। और आपने देखा है ना कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं। गर्मियाँ क्यों चल रही हैं? गर्मियाँ इसलिए चल रही हैं क्योंकि जो धरती है वो खुद घूम तो रही है, खुद घूमने के साथ साथ वो अपने सन, जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, उसके आसपास भी चक्कर लगा रही है, जिसके कारण आपको सर्दी गर्मी या फिर जो सीज़न में बदलाव है ये देखने को मिलता है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये जो चंद्रमा है, आपने अभी हमने बात की थी कि जो चंद्रमा है इसकी खुद की रोशनी तो होती नहीं,
सूर्य की जो रोशनी होती है वो इस पर पड़ती है, तब जाकर चंद्रमा चमकता है। तो मतलब इसकी खुद की रोशनी तो है नहीं। जब चंद्रमा खुद की रोशनी नहीं है और इसको भी टाइम लगता होगा अपने अक्ष पर घूमने में, और अपने अक्ष पर घूमते घूमते धरती के, हमारी पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने में, क्योंकि चंद्रमा एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? हमारी धरती का। एक नेचुरल, एक प्राकृति, एक कुदरती सैटेलाइट है हमारी धरती का। मतलब कि हमारे धरती का एक साथी है, हमारे धरती के आसपास ये घूमता रहता है। और इसको घूमने में खुद के अक्ष पर भी और हमारी धरती के आसपास घूमने में भी कितना समय लगता है? सिर्फ और सिर्फ 27 दिन। 27 दिन इसको लग जाते हैं अपने अक्ष पर घूमने में भी, और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ हमारी धरती के आसपास चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा? 27 दिन लग जाते हैं। सैटेलाइट्स की हमने अभी बात की थी। सैटेलाइट भी क्या होते हैं? एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, खगोल पिंड होते हैं, जो प्लैनेट्स के, जो हमारे ग्रह हैं, इनके आसपास चक्कर लगाते हैं। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, आपने ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमारे काफ़ी सारे जो सैटेलाइट्स हैं जो हमें वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सैटेलाइट्स के द्वारा की जाती हैं। आजकल तो दूसरे देशों पर निगरानी भी इन सैटेलाइट्स की मदद से की जाती है। कुछ इस तरह के जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि ये सैटेलाइट्स हमारे कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, या फिर हम इनको रॉकेट के थ्रू लेकर जाते हैं। और हमारे इंडियन सैटेलाइट्स भी हैं स्पेस में, जिनका नाम है इनसैट, IRS एंड एजुसैट। इनसैट, IRS एंड एजुसैट। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हो कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा सैटेलाइट है। उल्टे सीधे नाम दे देंगे वो, और बाद में ऐसा लिख दिया होगा कि IRS भी लिखा होगा। आपको कैसे पता लगेगा कि IRS सैटेलाइट है कि नहीं है? अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। इनसैट, IRS एंड एजुसैट, ये सारे क्या हैं? मानव निर्मित उपग्रह हैं, या फिर मानव निर्मित सैटेलाइट्स हैं। चंद्रमा की जो सतह है, या फिर कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का जो वातावरण है, वो हमारे मनुष्यों के, ह्यूमन बींग्स के रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी आपको वैसे जो पर्वत होते हैं, या मैदान हैं, या डिप्रेशंस हैं, आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, पर वो जो जगह है वो रहने लायक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड्स की। किसकी बात करने वाले हैं? एस्ट्रॉयड्स की बात करने वाले हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसकी, क्या क्या कहते हैं हम इसको? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी चट्टानें जैसे हो सकती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। और ये आपको, अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, एक फ़ोटो दिखाई थी, जिसमें हमने प्लैनेट्स दिखाए आपको, कि जो मार्स है हमारा, मार्स जो ग्रह है और जुपिटर ग्रह है, मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में अभी मैंने एक एस्ट्रॉयड बेल्ट दिखाई थी ना, वो सारे क्या थे? वो सारे एस्ट्रॉयड्स थे। तो ये हमारे मार्स ग्रह के बीच में और जुपिटर ग्रह के बीच में आपको जो पट्टी देखने को मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। एस्ट्रॉयड भी कुछ टाइम पहले, या फिर काफ़ी लाखों साल पहले, हजारों साल पहले ग्रह का पार्ट हुआ करते थे, ग्रह का हिस्सा हुआ करते थे प्लैनेट्स का। बट कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ होगा, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, बिखर गए, और बाद में वो जो वही पार्ट्स हुआ करते थे वो एस्ट्रॉयड्स बन गए। और अब वो क्या करते हैं? अब वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। अब हम बात कर रहे थे मीटरॉइड्स की। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? मीटरॉइड्स हम उल्कापिंड को कह देते हैं। क्या कहते हैं? मीटरॉइड्स हम उल्कापिंड को कहते हैं। ये भी छोटे छोटे चट्टानें ही होती हैं जो कि सूर्य के आसपास घूमती रहती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मीटरॉइड्स। क्या कहते हैं? मीटरॉइड्स। ये छोटी छोटी जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, ये घूमते रहते हैं। और कई बार ये जो मीटरॉइड्स होते हैं ये हमारी धरती की कक्षा में भी आ जाते हैं, कि हमारे अंतरिक्ष से जब कोई चीज़ या फिर कोई पत्थर नीचे को आता है, कई बार आपने टूटते तारे देखे होंगे ना आकाश में। आप कहोगे कि यार वो टूटता तारा है, चलो कोई विश मांगते हैं। तो इस तरह के जब तारे टूटते हैं, तो ये जो तारे हम टूटने की बात करते हैं, ये मीटरॉइड्स ही होते हैं। ठीक है ना, मीटरॉइड्स कह देते हैं हम उसको। तो जब वो टूट कर गिरते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाती है। कई बार वो जलते नहीं हैं, कई बार तो वो आकाश में ही ख़त्म हो जाते हैं। उतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि वो जो पत्थर होता है वो धरती पर गिरता ही नहीं है। पर कई बार वो जब धरती पर गिर जाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं वो बन जाते हैं, उनके कारण हॉलो बन जाते हैं। क्रिएट्स अ हॉलो, मतलब कि गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, सो हमारी जो गैलेक्सी है इसमें आपको काफ़ी सारे जो
बिलियंस ऑफ स्टार्स की आपको बहुत सारे जो तारे हैं वो देखने को मिलते हैं, और इन तारों में आपको बहुत सारी क्लाउड्स और डस्ट और गैसेस देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी जो गैलेक्सीज होती हैं ये बनाती हैं यूनिवर्स। ठीक है, मतलब कि आपको गैलेक्सी में क्या देखने को मिलेगा, गैलेक्सी में आपको बहुत सारे तारे देखने को मिलते हैं, और उसमें ही आपको डस्ट और गैसेस देखने को मिलेंगी। और जब बहुत सारी जो गैलेक्सीज आ जाती हैं, जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आ जाती हैं, इनको हम यूनिवर्स कहते हैं। गैलेक्सी क्या होती है, या फिर कह सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं आकाशगंगा। और जो हमारा यूनिवर्स है इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं हम ब्रह्मांड कहते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या कुछ सीखा, आज हमने अपनी धरती के बारे में सीखा, इनके प्लैनेट्स के बारे में सीखा। प्लैनेट के साथ साथ हमने अपनी धरती के जो चंद्रमा है उसके बारे में सीखा। सूर्य के बारे में तो सीखा ही, चंद्रमा के बारे में भी सीख लिया। और जो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, जैसे कि एस्ट्रॉयड हो गया, मीटियोर हो गया, हमारी जो गैलेक्सी हो गई, ब्रह्मांड हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। उम्मीद मैं यही करूँगा, जितनी भी बातें मैंने बताई आपको सभी समझ में आ गई होंगी। अगर सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि कल मैं और जो वीडियोज़ है आपके लिए ला सकूं। क्योंकि इस वीडियो के बाद ही हम देखेंगे कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी कि इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट। सो इस नोट के साथ ही हमें आप इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।